जय हिंद दोस्तों। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे एमसीक्यूज इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो कि हमारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहले तो एक बार आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। आप एक बार थोड़ा नजर मार लीजिए क्वेश्चन के ऊपर। आप थोड़ा वीडियो पॉज करके, आपने अगर इतने मीन टाइम आपने कोई कॉपी में कोई अटेम्प्ट करना है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, वो भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फरजाद बी गैस से रिलेटेड। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले आप सिर्फ एक जस्ट हैव अ ग्लांस। ठीक है जी। दूसरा जो क्वेश्चन है ये अब बात कर रहा है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के बारे, ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे। देख लो जी स्टेटमेंट्स, देख लो क्या पूछा गया। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये थोड़ा ध्यान से देखिए कि पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे, कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप थोड़ा पॉज करके इसको ऑप्शन अपना मार्क कर सकते हैं। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो बात कर रहा है अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल के रिगार्डिंग। तो 4 ऑप्शन दी गई और यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है। और दोस्तों 5वां जो सवाल रहेगा वो अंटार्कटिक ट्रीटी से रहेगा। तो अंटार्कटिक ट्रीटी से रिलेटेड ऐसे 4 आपको ऑप्शंस पूछे गए हैं, 1 2 3 4। इसमें से कौन से सही पूछे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन वैसे आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं इसको लेके। तो अभी हमने फ्यू मिनट सीरीज भी बनाई थी अंटार्कटिक ट्रीटी को, अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले की बात ही है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फरजाद बी गैस रिजर्व। पहली स्टेटमेंट कहती है जी दैट इट इज लोकेटेड अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन। ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इंडिया का जो ओएनजीसी है उसको रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट मिला टू डेवलप दिस गैस फील्ड। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है वो बताइए। तो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। देखिए पहली बात तो कि जो फरजाद बी गैस रिजर्व की अगर हम बात करें, ये सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के बॉर्डर में नहीं, ये लोकेट किया जाता है पर्शियन गल्फ में, ईरान के अंदर। और ये ओन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज ओन्ड बाय ईरान, नॉट बाय ओएनजीसी। तो अगर ओएनजीसी की यहां पे बात हो ही रही है तो यहां पे ये भी समझ लें कि जो ओवीएल है यानी कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, तो ओवीएल जो है ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है इंडिया के ओएनजीसी का। ठीक है। नाउ ये ओएनजीसी ओवीएल रिसेंटली लॉस्ट दिस कंट्रैक्ट टू डेवलप दिस गैस फील्ड। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ईरान ने रिसेंटली अभी ये डिसाइड किया फरजाद बी गैस फील्ड को डेवलप करने के लिए डोमेस्टिकली। और ईरान ने ये डिसाइड किया कि इंडिया का जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की जो होप्स थी इसको कॉन्ट्रैक्ट को बिड करने की, वो अब यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ये जो बहुत ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी अब इंडिया के पास नहीं रहेगी। फरजाद भी जो है एक ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड है जो कि पर्शियन गल्फ में ईरान में लोकेटेड है। तो दोस्तों ये है आपका फरजाद बी गैस ब्लॉक। ठीक है। देखिए अब सऊदी कहां पे है, जॉर्डन कहां पे है ना, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट बन जाता है। ठीक है जी। चलिए उसके बाद इसमें और इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी हो तो फरजाद बी गैस फील्ड जो है इसके अंदर कम से कम 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इन प्लेस गैस रिजर्व्स हैं, जिसमें से 60% जो है रिकवरेबल है। ठीक है। इसमें दिस ऑल्सो होल्ड्स गैस कंडेंसेट्स, जिसमें अराउंड अबाउट 5000 बैरल्स पर बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है। ये गैस फील्ड को डिस्कवर करने वाली कौन सी एजेंसी थी, वो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड था 2008 में। ठीक है। ओवीएल यानी कि अगेन थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां पे आपको, ओवीएल यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आर्म है ऑफ द इंडिया स्टेट ओन्ड ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है जी। चलिए तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है जी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अंडर विपो यानी कि अंडर द यूएन एडमिनिस्ट्रेट्स द ट्रिप्स एग्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट कह रही है पेरिस कन्वेंशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द ट्रिप्स एग्रीमेंट इन 1990s। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तीसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि सीएल यानी कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग विच इज द ग्रांट ऑफ परमिशन बाय द गवर्नमेंट टू एंटिटीज टू यूज, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल अ पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट द पेटेंट ओनर्स कंसेंट इज परमिटेड अंडर द ट्रिप्स। तो आप थोड़ा पॉज करके, अगर आपने पहले नहीं पॉज किया था अभी पॉज करके आप बता दीजिए कि आपको कौन सा सही आंसर इसमें से लग रहा है। चलो अभी दोस्तों एक बात पहले वैसे समझे। चलो अब तो अगर हमको नहीं भी पता, कुछ दूर दूर से हमको नहीं पता कि जी पेरिस कन्वेंशन पता नहीं कौन सी कन्वेंशन आ गई 1883 की। ठीक है। सीओपी 21 के बारे तो सुना था 2015 में, ये पता नहीं इतने साल पुरानी कौन सी कन्वेंशन आ गई, नहीं पता क्या है क्या नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिए पहली स्टेटमेंट को। पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूएन
एडमिनिस्टर्स द ट्रिप्स अग्रीमेंट। ये तो अब थोड़ा अगर ऐसे हम तिगड़म लगाए यहाँ पे, ट्रिप्स की बात तो हमने यहाँ पे यूएन के अंडर तो नहीं सुनी थी, ना डब्ल्यूआईपीओ के अंडर सुनी थी, हमने डब्ल्यूटी से संबंधित तो ट्रिप्स अग्रीमेंट सुना था। अगर हमको नहीं भी पता कि ये क्या चीज है, सिर्फ तिगड़म ही लगाना है, तो ट्रिप्स अग्रीमेंट का डब्ल्यूटीओ से तो हमने सुना था, तो पहली स्टेटमेंट पे डाउट आ जाता है ना, यानी कि पहली स्टेटमेंट शायद सही ना हो। तो यहां पे फिर आप दो ऑप्शन जो एलिमिनेट कर पाएंगे 1 एंड 2 और ये D1 ओनली, ठीक है। तो आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आपके पास बची B और C, यानी कि 2 एंड 3 और C3 ओनली। अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात करें, यानी कि भाई ऐसा है कि अब जैसे इंडिया को जेनरिक ड्रग, द लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि आपने कोई दवाई बनानी है, मान लीजिए कोई किसी ने दवाई बनाई हुई है, ठीक है, उसकी पेटेंटेड इन्वेंशन है, ठीक है, लेकिन कोई इमरजेंसी का टाइम आ गया, कोरोना की बीमारी आ गई, कोई ऐसी सीरियस बीमारी आ गई, अब उसी दवाई को विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पेटेंट ओनर आपने वो दवाई बनानी है, तो वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात ये भी हमने पढ़ी हुई है, ये भी हमने सुनी हुई है कि भी परमिशन मिल जाती है बाय द गवर्नमेंट टू दैट एंटिटी जो कि वो प्रोडक्ट बनाना चाहता है या प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर। तो कहीं ना कहीं थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो सकती है। तो चलो अब थर्ड स्टेटमेंट सही है, अब सेकंड पे डाउट है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर है सी, ठीक है, इसका आंसर आपका निकलता है C3 ओनली, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्स अग्रीमेंट ऑफ WTO हैज नॉट रिप्लेस द पेरिस कन्वेंशन ऑफ 1883, ठीक है। बोथ कंटिन्यू टू एडमिनिस्टर आईपीआरस एट द इंटरनेशनल लेवल। देखिए अब ये बात तो सच है कि जो विपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो यूएन के अंडर ही आती है, ठीक है। यानी कि दो मेन बॉडीज हैं जो कि आईपीआरस को एडमिनिस्टर करती हैं, एक तो विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और दूसरा WTO। लेकिन क्योंकि बात ट्रिप्स की करी जा रही थी, ठीक है, बात करी जा रही थी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो ट्रिप्स का जिक्र सीधा का सीधा आपका WTO से आएगा, तो इस करके पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, ठीक है जी। और जो ट्रिप्स की अगर हम बात करें, ये एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है सारे जो मेंबर नेशंस है ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटीज एडमिनिस्ट्रेड बाय द विपो, तो पेरिस कन्वेंशन, ठीक है, जिसकी अभी हमने सेकंड स्टेटमेंट में बात करी थी, बर्न कन्वेंशन, मेड्रिड अग्रीमेंट, ठीक है, तो ये सब ट्रीटीज हैं जो कि एडमिनिस्टर की जाती हैं बाय विपो। अब बात करें पेरिस कन्वेंशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की 1883, ठीक है, अब ये डील करता है ओनली देखिए दोस्तों, ये ओनली वर्ड्स भी ना बहुत तंग करते हैं हमको स्टेटमेंट्स में जब पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, तो ये बहुत तंग करते हैं। अब यहाँ पे ये हम फैक्चुअल चीज यहाँ पे थोड़ा समझ लें कि ये जो पेरिस कन्वेंशन है, ये ओनली डील करता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। इट कवर्ड ओनली पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स रिलेटेड टू ओनली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। उसी तरह से यहाँ पे बर्न कन्वेंशन की बात करी गई है, बर्न कन्वेंशन फॉर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स की यहाँ पे बात करी गई है। ये प्रोवाइड करता है कॉपीराइट सिस्टम, और ये प्रोवाइड नहीं करता किसी किस्म की फॉर्मेलिटी टू क्लेम प्रोटेक्शन जो है बर्न कन्वेंशन के अंदर ऑटोमेटिकली अकॉर्ड करी जाती है, ऑटोमेटिकली दी जाती है टू एनी क्रिएशन प्रोवाइडेड जो काम किया गया है वो ओरिजिनल है, और जो बाकी कंडीशंस है अंडर द ट्रीटी आर फुलफिल्ड, यानी कि जो भी काम लिटरेरी या आर्टिस्टिक बेसिस पे करा गया है उसको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है जी। चलिए तो दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि हमने बात करी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, यहाँ पे बात करें, ट्रिप्स वेबर की यहाँ पे बात आ जाती है। देखिए अभी कोरोना के चलते इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO पे इस बात को थोड़ा प्रोपोगेट किया था कि अभी महामारी का टाइम है, कोविड-19 की वैक्सीन गरीब देशों को पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज़ हैं, यूरोपियन कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, ठीक है, उनके पास पेटेंट राइट है। कोरोना के चलते साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, दिन रात उन्होंने एक करके दवाइयाँ निकाली, इंजेक्शन निकाले, नई टाइप्स की वैक्सीन आ रही थी, ठीक है, कितनी इन्फॉर्मेशन हमको वैक्सीन के बारे में मिल रही थी। लेकिन इंडिया, साउथ अफ्रीका और कुछ डेवलपिंग देशों ने ये कहा कि ये जो ट्रिप्स, जो अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, ये वेव ऑफ कर देने चाहिए, बिकॉज अभी नेशनल इमरजेंसी का टाइम है, अभी हमको अपनी आबादी को भी वैक्सीनेट करना है। तो क्योंकि वो पेटेंट होल्डर्स हैं अपनी वैक्सीन की, तो अगर वो अपने राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेव ऑफ कर देंगे तो उतनी जल्दी से और उतनी आसानी से हम ये जो सेम वैक्सीन है यहाँ पे भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर बात सीएल की करते हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग की। तो जैसे कि आपको पता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही ऑप्शन था। वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो थर्ड पार्टीज को लाइसेंस दे सकते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए जो कि किसी और ने पेटेंट किया हुआ है, उनके परमिशन के बिना कोई थर्ड पार्टी वो प्रोडक्ट बना सकती है जो कि पेटेंट ओनर के पास था।
ठीक है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है दिस इज रेगुलेटेड अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। ये और थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखनी। और जो दोहा डिक्लेरेशन है ऑन द ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ, ये कंफर्म करती है कि वो कौन सी कंट्रीज हैं, दैट कंट्रीज जो हैं, जो दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स जो एंड पब्लिक हेल्थ, दैट कंफर्म्स के कंट्रीज दे आर फ्री टू डिटर्मिन, दे आर फ्री टू डिसाइड द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग, कि वो अब कंट्रीज के हिसाब से वो डिटर्मिन कर सकते हैं कि कब वो अपनी कोई ऐसे नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन उनके कंट्री में, देश में आई हुई है। चलिए अब बात करते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे। आर्टेमिस अकॉर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए, यूएसए रशिया डील ऑन लिमिटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्स। तो देखिए अभी तो पिछले कुछ टाइम से तो ऐसा लगता नहीं है कि आपने अगर हम न्यूज़ में कुछ इसके बारे पढ़ा हो, यूएस और रशिया के बीच में कोई डील हुई हो लिमिटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्स के बारे। पिछले 6 महीने से तो हम रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के बारे ही सुनते आ रहे हैं। तो चलो एक, क्योंकि यहाँ पे पूछा, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं करेक्ट स्टेटमेंट पूछेगी, तो एक तरह से हम तिकड़म लगा रहे हैं, हमको नहीं पता कुछ, हमको चलो मान लो हमने पहली बार ये चीज़ सुनी है ना, पहली बार ये चीज़ सुनी है। अच्छा, उसके बाद बी, स्पेस डील टू काउंटर द राइजिंग इशू ऑफ स्पेस डेब्रिस, ठीक है जी। सी, अग्रीमेंट टू यूज द आर्कटिक सर्कल एज ग्लोबल कॉमन्स, और डी, नन ऑफ द अबव। तो आर्कटिक ट्री, हमने अगर हम आर्कटिक पॉलिसी की बात करें, चलो आर्कटिक पॉलिसी का हमने एक फ्यू मिनट सीरीज भी हमने बनाई थी इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी की। अगर कुछ ऐसा होता आर्टेमिस अकॉर्ड से रिलेटेड, आर्कटिक पॉलिसी, आर्कटिक सर्कल से कुछ ना कुछ हम उसमें इंफॉर्मेशन जरूर आपको बताते डालते। तो अब कहीं ना कहीं ए और सी में थोड़ा डाउट लग रहा है ना, कि ए और सी नहीं लगता इतना नहीं लगता कि ए या सी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो फिर बचा कौन सा, बी और डी बचा, यानी कि स्पेस डील टू काउंटर द राइजिंग इशू ऑफ स्पेस डेब्रिस, या डी, नन ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं आंसर कौन सा सही है इसमें से। तो दोस्तों आंसर जो सही है वो डी, नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आइए आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे थोड़ा समझ लेते हैं। सारी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। पूछा गया था कि कौन सी करेक्ट है ना, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई तो सारी इनकरेक्ट है, ठीक है। आर्टेमिस जो अकॉर्ड है, जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि विच आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स क्रूड एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून। तो ये अकॉर्ड्स को साइन करा गया था 13 अक्टूबर 2020 को। तो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ी जाने तो जो आर्टेमिस प्रोग्राम है ये लेटेस्ट एंडेवर है जो कि बढ़ावा देगा, बूस्ट करेगा ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन का बाय नासा। तो ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है दिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय नासा। ये जो मिशन है दिस विल सी द अराइवल ऑफ द फर्स्ट वुमन एंड द नेक्स्ट मैन टू द सर्फेस ऑफ द मून इन 2024। तो ये अनाउंस किया गया था बाय नासा विच इज द यूएस सिविल स्पेस एजेंसी। ये 2020 में अनाउंस करा गया था और ये साइन करा गया था 13 अक्टूबर 2020 को, ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों और अगर हम बात समझे जो सिग्नेटरीज हैं, तो यहाँ पे यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, ये सब कंट्रीज हैं जो सिग्नेटरीज हैं। सबसे जरूरी बात जो यहाँ पे रेड में हाईलाइटेड है इटैलिक्स में, इंडिया जो है सिग्नेटरी नहीं है इस अकॉर्ड के। तो इंडिया, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ये भी मेजर स्पेस प्लेयर्स हैं, लेकिन ये इस अकॉर्ड के सिग्नेटरी नहीं है। और अगर हम बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो देखिए दोस्तों थोड़ी वैल्यू एडिशन यहाँ पे हो रही है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल रही है। हो सकता है हमने आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे पहले ना सुना हो, या हो सकता है हमने सुना भी हो लेकिन हमको ये ना पता हो कि उसकी सिग्नेटरीज कौन से नहीं है। अब कल को क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा तो हमको पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज नॉट साइंड द अकॉर्ड्स आइदर, बट अ नंबर ऑफ अदर ईएसए मेंबर स्टेट्स दे हैव साइंड दिस अकॉर्ड, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मेक्सिको है, ठीक है, इजराइल है, रोमेनिया हो गया, बहरीन हो गया, सिंगापुर हो गया, कोलंबिया हो गया, तो इन सब देशों ने भी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करा है। डेट्स आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। फिर हम बात करें, क्योंकि चाइना रशिया की भी बात ही, दोनों बहुत मेजर स्पेस प्लेयर्स हैं। अब इन दोनों ने अपना खुद का एक इनिशिएटिव यहाँ पे अनाउंस करा है, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, ठीक है जी। लेकिन इसको अभी कोई टेकर्स नहीं है, इसको अभी इस चीज को लेके कोई सिग्नेटरीज यहाँ पे आगे नहीं आए हैं। तो चाइना और रशिया दोनों, अभी तो दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, चाइना और रशिया की, पार्टनरशिप विदाउट लिमिट्स, जैसे व्लादिमीर पुतिन ने कहा था जब वो बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे गए थे चाइना। तो उन्होंने ये कहा है जी हम भी बहुत कीन है ये लूनर रिसर्च स्टेशन को बिल्ड करने के लिए, लेकिन इसको अभी कोई, देखिए इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। अब लेकिन अब बहुत, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि चाइना और रशिया खुद ढूंढ रहे हैं सिग्नेटरीज को और मेंबर देशों को और कंट्रीज को जो कि इसका हिस्सा बन सके, लेकिन अभी कोई इसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं हो रहा। नो कंट्रीज कमिंग फॉरवर्ड कि वो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का हिस्सा बने, ठीक है जी। आइडिया क्या है आईएलएस का? आइडिया ये है कि डेवलप दिस स्टेशन एज अ साइंटिफिक बेस जहां पे कैपेबिलिटी हो फॉर कंडक्टिंग लॉन्ग टर्म ऑटोनोमस ऑपरेशंस। चलिए तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे पूछा गया है इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट पूछा गया है। Which of the following statements is incorrect regarding the Agni P prime missile?
तो ऑप्शन ए है, इट इज अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। बी, इट वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सी, इट इज अ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल। और डी, इट हैज अ रेंज केपेबिलिटी बिटवीन 3000 एंड 5000 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, यहां पे इनकरेक्ट हमने ढूंढना है। अब देखिए, चलो मिसाइल है, अग्नि मिसाइल तो सारी डीआरडीओ ही बनाता है, तो ये तो इनकरेक्ट होगा नहीं, ठीक है। अब अग्नि मिसाइल कोई और एजेंसी तो नहीं बनाएगी, ठीक है, ओएनजीसी तो नहीं अग्नि मिसाइल बनाएगी फॉर एग्जाम्पल। तो अब ऑब्वियसली यहां पे ये जो स्टेटमेंट होगा जो डीआरडीओ है वो इनकरेक्ट नहीं होगा यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पूछा क्या गया है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है। ये नया जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बात सही भी हो सकती है। अग्नि मिसाइल जो है वो है न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे अग्नि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और रेंज केपेबिलिटी की यहाँ पे बात आ रही है, तो रेंज केपेबिलिटी की अगर हम बात करें, देखिए अग्नि 5 की रेंज तो 5000 किलोमीटर तक है, तो क्या अग्नि पी की रेंज भी 3000 से 5000 किलोमीटर के बीच में होगी, ठीक है। तो देखिए मतलब एक तो हमको समझ आ रहा है कि चलो ये करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। हमको डाउट कहां पे आएगा, इन दोनों ऑप्शंस के बीच में डाउट आएगा, ठीक है। यहां पे भी डाउट थोड़ा कम आएगा बिकॉज चलो 5000 किलोमीटर की रेंज हमको पता अग्नि 5 की है ही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें से सही इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए दोस्तों, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है डी, इट हैज अ रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन 3000 एंड 5000 किलोमीटर। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए अग्नि पी जो है एक न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट है अग्नि क्लास मिसाइल का। ये कैनिस्टराइज्ड मिसाइल जरूर है, ठीक है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन पे फायर किया जा सकता है। इसकी रेंज कैपेबिलिटी कितनी आती है, 1000 से 2000 किलोमीटर की, ठीक है जी। एडिशनल इन्फो की बात करें तो बिल्कुल जी न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है कि डीआरडीओ ने ही टेस्ट फायर किया था, ठीक है। अग्नि पी और उसके बाद ये कैनिस्टराइज्ड मिसाइल भी है, रेंज कैपेबिलिटी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। कैनिस्टराइज माने कि ये जो मिसाइल है केपेबल है कि भाई शॉर्ट नोटिस पे लॉन्च की जा सकती है थ्रू इंप्रूवमेंट्स इन इट स्टोरेज एंड हैंडलिंग फीचर्स। अब जो कैनिस्टराइजेशन का ये जो फीचर ऑफ द मिसाइल, ये क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल। जो सबसे लंबी जो अग्नि सीरीज कोई मिसाइल है वो अग्नि 5 है, ठीक है, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, आईसीबीएम कहा जाता है। नाउ दिस हैज अ रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर्स, ठीक है। उसको बहुत बार टेस्ट किया भी जा चुका है। तो इस करके चलो वो जो डी ऑप्शन था 3000 से 5000 किलोमीटर वाला, वो भी लग रहा था कि ये सही, कि ये इनकरेक्ट ही होगा वहां पे, तभी हमने बात डिस्कस भी करी थी। और दोस्तों अगर अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स की हम बात करें, थोड़ी अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आई एम श्योर अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो अग्नि 1 की रेंज रहती है 700 से 800 किलोमीटर, अग्नि 2 की रेंज रहती है 2000 किलोमीटर, मोर देन 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज रहती है मोर देन 2500 किलोमीटर, और अग्नि 4 की जो रेंज रहती है दैट इज मोर देन 3500 किलोमीटर। और अग्नि 5 जो है ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट मिसाइल अग्नि सीरीज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी जो रेंज है दैट इज ओवर 5000 किलोमीटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट सवाल के टुवर्ड्स। लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंटार्कटिक ट्रीटी। तो दोस्तों इसको लेके हमने फ्यू मिनट्स का भी एक एपिसोड किया था, ठीक है, 2 हफ्ते पहले की बात है। इट इज इसमें जो ऑप्शंस आपके सामने पहले वो मैं पढ़ लेता हूं। इट इज द ओनली एग्जांपल ऑफ अ सिंगल ट्रीटी दैट गवर्न्स अ होल कॉन्टिनेंट। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन कहता है द ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1961 एंड करंटली हैज 54 पार्टीज। चलो अब थर्ड ये है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ द ट्रीटी सिस्टम Antarctica is defined as all of the land and ice shelf south of 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और जो चौथा ऑप्शन है जी, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। पूछा क्या क्या है इसमें, पूछा गया कि करेक्ट कौन सा है। देखिए दोस्तों, अब ये चौथा स्टेटमेंट जो है ना, अब अगर आपने वो फ्यू मिनट्स देखा है अंटार्कटिक ट्रीटी का, अब आपको ये भी पता, चलो नहीं भी देखा आपने फ्यू मिनट्स कोई बात नहीं, आपको ये पता होगा कि इंडिया ने एक अंटार्कटिका बिल ड्राफ्ट किया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। अब अगर इंडिया ने वो बिल ड्राफ्ट करा, इंडिया का कुछ ना कुछ संबंध तो होगा अंटार्कटिका के साथ, तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी, ये बात तो हजम नहीं हो रही है। पूछा क्या जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ये इनकरेक्ट है। तो आप इजिली ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 and 4 and 3 and 4 आपने एलिमिनेट कर दिया। बचे क्या, ऑप्शन ए बचा 1 and 3 और ऑप्शन सी बचा 1, 2 and 3। यानी कि फिर ये बात भी क्लियर होगी कि 1 और 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है। अब आपको 2 के बारे में पता लगाना है कि 2 करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कि जी ट्रीटी थी, ये ट्रीटी क्या एंटर इनटू फोर्स 1961 में हुई थी कि 1959 में हुई थी, ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको 1959 भी आपके माइंड में घूम रहा होगा। पर ये पक्का कि 1 और 3 दोनों करेक्ट हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। देखिए तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, 1, 2 and 3। ये जो ट्रीटी थी दिस एंटेड इनटू फोर्स इन 1961 और इसके करंटली 54 मेंबर्स हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। इंडिया 1983 में अंटार्कटिका ट्रीटी का मेंबर बना था, ठीक है। देखिए अब यहां पे एडिशनल इन्फो की बात करें
तो ये ट्रीटी साइन करी गई थी इनिशियली बाय 12 कंट्रीज, और ये साइन करी थी 1959 में, 1 दिसंबर 1959 में, लेकिन ये एंटर इनटू फोर्स कब हुआ? 1961 में। तो दोस्तों यहां पे बात और कर लेते हैं, जो ओरिजिनल सिग्नेटरीज थी, ओरिजिनल सिग्नेटरीज जो 12 ओरिजिनल सिग्नेटरीज थी वो थी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। यहाँ पे देशों के नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका देखिए रेड में मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है, बोल्ड करा है, तो ये ध्यान से बात को समझिए। अंटार्कटिका इज डिफाइंड एज all of the land and ice shelves south of 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है जी। अब करंटली इट हैज 54 पार्टीज और इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी इन 1983। बाकी दोस्तों इसमें जो मेजर प्रोविजंस हैं वो है कि कैसे फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट किया जा सकता है, कैसे इस रीजन को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, डीमिलिटराइजेशन की यहाँ पे बात करी गई कि यहाँ पे किसी भी किस्म की मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं करी जाएंगी। ठीक है, और कोई भी इट हैज़ ऑन दिस ट्रीटी ऑल्सो फोकसेस ऑन पुटिंग अ फ्रीज ऑन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स जो कि क्लेमेंट्स के बीच में है। तो दोस्तों ये अंटार्कटिका ट्रीटी की मेन पॉइंट्स हैं। अगेन ये फ्यू मिनट सीरीज का अगर आपने वीडियो देखा है, उसमें अगर आपने PDF डाउनलोड करा है तो वहाँ पर भी आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। और दोस्तों यहां पे टेरिटोरियल क्लेम्स की बात आती है, तो ऐसे 7 देश हैं जो टेरिटोरियल क्लेम्स करते हैं अंटार्कटिका का। ठीक है, वो 7 देश कौन से हैं? यूके है, चिले है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, अर्जेंटीना है, नॉर्वे है। ठीक है, ये 7 देश हैं जो टेरिटोरियल क्लेम्स अंटार्कटिका का करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है अंटार्कटिका ट्रीटी से संबंधित तो अब ये फ्यू मिनट्स, ये 7 मई 2022 को, सो ये हफ्ते पहले ये एपिसोड, ये जो वीडियो है यहाँ पे आया था फ्यू मिनट सीरीज में, तो आप इसको देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों जाने से पहले दोस्तों ये 5 सवाल थे, आपका कितना स्कोर रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने सही रहे हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों संडे को यानी कि कल पॉलिटी का PYQ मैराथन सेशन होगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डिस्कशन है, सुबह 10 बजे यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसको देखना मत भूलिएगा, गुलमहक मैम लेंगे। और दोस्तों साथ में हमारे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज भी चल रही है। तो दोस्तों हर एक टॉपिक का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3। ठीक है, तो दोस्तों वीक 1 तो खत्म हो चुका है, अब वीक 2 और वीक 3 का ये शेड्यूल है। तो दोस्तों प्रीलिम्स बहुत पास में है, तो बहुत अच्छा टाइम है रिवीजन करने का, MCQs प्रैक्टिस करने का। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है, प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और दोस्तों क्योंकि हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, हम MCQs की बात करें, तो अगर आपने अभी भी नहीं लिया, अवेल नहीं कराया ऑफर, तो आप अभी भी ऑफर अवेल कर सकते हैं। हमारे सारे के सारे प्रीलिम्स के जो 2022 के कोर्सेज हैं उस पर फ्लैट 50% ऑफ है। टेस्ट सीरीज हो, क्रैश कोर्स है, स्टैटिक का क्रैश कोर्स हो, करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स हो, आप उसको अवेल करने के लिए कूपन कोड अवेल कर लेना, ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना ऑफ 50 का। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों आज के प्रीमिक्स में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द, तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।